इस लोटस देव कंपनी में जुलाई के महीने में बहुत तेज अपर सर्किट देखने को मिली थी। 24 जुलाई तक इस शेयर में लगभग 4 सेशन में 29% यह शेयर ऊपर की तरफ चढ़ चुका था और इस कंपनी ने एक्सचेंज क्लारिफिकेशन में कहा था कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी मार्केट ड्राइवन में दिखाई देती है तथा कंपनी के पास प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट को एक्सप्लेन करने वाली कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि इस शेयर में पहले से तेज रैली और उसके बाद वॉलेटिलिटी बढ़ी। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक में तेजी से प्रॉफिट बुकिंग और शार्प करेक्शन संभव होता है। तो दोस्तों आज की गिरावट के अनुसार अगर देखें तो यह कहना गलत होगा कि कंपनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, नहीं। तो दोस्तों इस गिरावट को देखकर ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि इस कंपनी में अब कोई अपर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर ये आप सोचते हैं कि ये शेयर धड़ाधड़ गिर रहा है और इस समय हम बाइंग करेंगे तो हम प्रॉफिट में हो जाएंगे, ये भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि शेयर को स्थिर होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद ही उसमें बाइंग सेलिंग करना सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, यानी कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सर लोटस डेवलपर मुख्य रूप से मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस में काम करती है। कंपनी का मेन फोकस लग्जरी प्रीमियम और रेसिडेंशियली प्रोजेक्ट और रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी पर है। इस कंपनी का जो मुख्य रूप से कमाई होती है वो कमाई प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट्स और सेल से आती है। उसके बाद बात करते हैं फाइनल ईयर 2026 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 769 करोड़ रुपए के आसपास रहा है और प्री सेल लगभग 1157 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जो कि फाइनल ईयर 2025 की तुलना में यह 137% की प्री ग्रोथ थी। कंपनी ने फाइनल ईयर 2026 में कई प्रोजेक्ट जोड़े और इसके मैनेजमेंट ने फाइनल ईयर 2027 के लिए लगभग 1800 से 2000 करोड़ रुपए प्री गाइडेंस दी थी। इसके बाद इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेवेन्यू और ग्रोथ के बारे में बात करें तो फाइनल ईयर 2025 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 550 करोड़ रुपए था। उसके बाद यह फाइनल ईयर 2026 में बढ़कर करीब 769 करोड़ रुपया हो गया, यानी कि इसमें लगभग 40% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद इस कंपनी के फाइनल ईयर 2026 में पीएटी करीब 243 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जबकि फाइनल ईयर 2025 में इस कंपनी का पीएटी लगभग 228 करोड़ रुपए के आसपास था। मतलब इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी मजबूत रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी के रेवेन्यू के मुकाबले कम रही है। वहीं इस कंपनी का क्वार्टरली नंबर्स भी काफी ज्यादा वोलेटाइल रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करें फाइनल ईयर 2026 की, तो जून में इस कंपनी का क्वार्टरली सेल्स लगभग 61 करोड़ रुपए के आसपास थी। वहीं सितंबर में 176 करोड़ और दिसंबर में 224 करोड़ और मार्च में 328 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी, जिससे कि ये साफ साफ देखा जा सकता है कि इसके क्वार्टरली बिजनेस में कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है। इसलिए जो भी इन्वेस्टर हैं उनको एनुअली ग्रोथ के साथ साथ प्रोजेक्ट लॉन्चेज और प्री सेल्स को भी ट्रैक करना चाहिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के डेबिट लेवल के बारे में बात करें तो यह इस कंपनी का एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट हो सकती है। फाइनल ईयर 2026 के अपडेट के अनुसार कंपनी नेट डेबिट फ्री स्थिति में थी और इस कंपनी का ग्रो कैश बैलेंस करीब 849 करोड़ रुपया बताया गया था। उसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियली क्वार्टरली डाटा में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी काफी कम दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है भारी बर्डनेट इंटरेस्ट पर निर्भर नहीं है। अब दोस्तों इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके पी रेशियो के बारे में बात करें तो रिसेंट मार्केट डाटा में इसका पी रेशियो लगभग हायर 20 और लोअर 30 के आसपास दिखाई दे रहा है। हालांकि सेल प्राइस के साथ वैल्यूएशन लगातार बदलता रहता है, लेकिन रियल एस्टेट कंपनी को सिर्फ पी रेशियो से वैल्यूएबल करना सही तरीका नहीं है। इसके लिए आपको प्री सेल्स, ग्रो डेवलपमेंट वैल्यू यानी कि जीडीपी, नेट एसेट वैल्यू, कैश बैलेंस, प्रोजेक्ट पाइपलाइन और फ्यूचर अर्निंग, इन सबको देखना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन के आधार पर पॉजिटिव आउटलुक बताया है। अब दोस्तों इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट आरओई और आरओसी के बारे में बात करें तो लेटेस्ट अवेलेबल कंसोलिडेटेड डाटा में आरओई वही 16 से 17% और आरओसी 21% दिखाई दे रही है, जो कि यह बहुत अच्छी मानी जा सकती है। उसके बाद इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी में यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह कंपनी फाइनल ईयर 2026 में मजबूत कैश फ्लो और नेट डेबिट फ्री स्टेटस पॉजिटिव है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के साथ लेकिन कैश कन्वर्जन को
मॉनिटर करना बेहद ही जरूरी है, मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी होगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कंपनी के एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जून 2026 में एफआईआईज होल्डिंग करीब करीब 1.20% के आसपास थे और मार्च में यह करीब 1.00% थे, लेकिन दिसंबर 2025 में एफआईआईज की होल्डिंग लगभग 2.53% हो चुके थे। यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो एफआईआईज की होल्डिंग पहले ज्यादा थी और बाद में थोड़ी कम हुई। हालांकि जून के क्वार्टर में थोड़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली। वहीं डीआईआईज होल्डिंग जून 2026 में 1.72% के आसपास थी, जो कि मार्च में करीब 1.53% के आसपास थे। वहीं म्यूचुअल फंड होल्डिंग करीब करीब 0.82% थी। यानी कि इंस्टीट्यूशनल मौजूदगी है, लेकिन अभी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल ऑनरशिप स्टोरी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस शेयर को अभी खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों इस समय मैं कोई अभी ब्लाइंड बाइंग सेल और कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि आज लोअर सर्किट लगना अपने आप में इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं हो सकता। अगर मैं अपने प्रेडिक्शन की बात करूं तो मेरी नजर में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी होगा। सबसे पहला इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स होल्डिंग खुद 82% के आसपास मौजूद है और यह कंपनी नेट डेबिट फ्री भी है। और वहीं फाइनल ईयर 2026 में इस कंपनी को 40% की रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिली है। उसके बाद इस कंपनी में कुछ रिस्की पॉइंट भी है जिसको देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। उसके बारे में आपको अगर बताएं तो इस कंपनी का क्वार्टरली अर्निंग में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इस कंपनी का यह वैल्यूएशन पूरी तरह से चीप नहीं कहा जा सकता। इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ काफी हद तक नए प्रोजेक्ट लॉन्चेज और एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी कंपनी में अगर लोअर सर्किट लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी फंडामेंटली या टेक्निकली उसमें बहुत बड़ी खराबी है, ऐसा नहीं है। इसके बिजनेस मॉडल और इसके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को अच्छे से समझना होगा, तब पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई हुई है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।